नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। देहरादून से खबर है, जहां आपदा प्रभावित जोशीमठ मामले पर बैठक हुई और गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक हाई लेवल बैठक हुई है। बैठक में भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज मौजूद रहे, केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे, जिसमें नितिन गडकरी, भूपेंद्र यादव, गजेंद्र सिंह शेखावत जैसे मंत्री इस बैठक में मौजूद रहे। गृह मंत्रालय के आला अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहे। तो जोशीमठ के हालात को लेकर यह बैठक की गई। तो आपदाग्रस्त जोशीमठ मामले पर एक हाई लेवल बैठक हुई और गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है। और बैठक में बीजेपी के वरिष्ठ मंत्री जो हैं वो मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री इसमें कई थे, जिसमें नितिन गडकरी, भूपेंद्र यादव, गजेंद्र सिंह शेखावत और गृह मंत्रालय के आला अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहे। जोशीमठ को लेकर फीडबैक लिया गया, किस तरह के कदम उठाने की जरूरत है उसको लेकर यहां पे गंभीरता दिखाई गई। क्योंकि जोशीमठ के कई मकानों में, दुकानों में, होटल्स में, सड़कों पर बड़ी बड़ी दरारें पड़ चुकी हैं। लोग भयभीत हैं, चिंतित हैं, डर के समय जीने को मजबूर हैं। कुछ पलायन कर चुके हैं, कुछ करने की कगार पे हैं, कुछ को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। मुख्यमंत्री खुद यहां पे पहुंचे कल। उन्होंने हालात का जायजा लिया था, समीक्षा की थी, लोगों से बात की थी, उन्हें आश्वासन दिया था कि सरकार आपके साथ है। लेकिन जोशीमठ के हालात को लेकर राज्य और केंद्र सरकार दोनों गंभीर दिखाई दे रही हैं। और गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक हाई लेवल बैठक बुलाई गई और इस बैठक में जोशीमठ के हालात पर चर्चा की गई, मंथन किया गया, फीडबैक लिया गया। तो आपदाग्रस्त जोशीमठ मामले पर एक हाई लेवल बैठक हुई और इस बैठक में कई केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक हुई, इसमें नितिन गडकरी भी मौजूद रहे और इसके अलावा भी कई दिग्गज इस बैठक में मौजूद थे, जिसमें भूपेंद्र यादव का नाम है, गजेंद्र सिंह शेखावत जैसे दिग्गज भी इस बैठक में मौजूद रहे। और इस पे जोशीमठ को लेकर यहां पे चिंतन किया गया, मंथन किया गया, समीक्षा की गई। तो जोशीमठ के कई घरों में इस वक्त दरारें आ चुकी हैं, उसको लेके जोशीमठ जो है अपने अस्तित्व को लेकर चिंतित है। लिहाजा राज्य और केंद्र सरकार दोनों ही पूरी तरह से गंभीर दिखाई दे रही हैं। और यहां गृह मंत्री की अध्यक्षता में एक बैठक हुई और इस बैठक में जोशीमठ के को लेकर मंथन किया गया, समीक्षा की गई, फीडबैक लिया गया। और इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ सुदीप जैन हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुदीप, राज्य सरकार भी जोशीमठ को लेकर गंभीर है, केंद्र सरकार भी, आज गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक हुई, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए जोशीमठ को लेकर राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, दोनों ही स्तरों पे हमें काफ़ी अलर्टनेस दिख रही है। जिस प्रकार से एक माहौल बन रहा है नकारात्मक, उसको भी दूर करने की आवश्यकता है। कि जैसा कि कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अनुरोध किया कि जोशीमठ के भवनों में दरार है, इसको इस प्रकार से संदेश न दिया जाए कि पूरे उत्तराखंड में दिक्कत है। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक और बड़ी बात कही कि सीमा से सटा हुआ, चाइना सीमा से सटा हुआ है जोशीमठ का यह पूरा क्षेत्र, और आगे चारधाम यात्रा भी है। जैसा कि हम न्यूज़ वन इंडिया 4 दिन से इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि आगामी समय में चारधाम यात्रा को लेकर भी एक बड़ी चिंता है। आज गृह मंत्री जो देश के हैं अमित शाह, उन्होंने जिम्मेदार अधिकारियों, मंत्रियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की है 1 घंटे तक। सुरक्षा के लिहाज से, आगे के कंस्ट्रक्शन के लिहाज से, इन सभी लाइन डिपार्टमेंट के अधिकारी व मंत्री इस बैठक में शामिल रहे, जो जानकारी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्व में ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से इस विषय पर बातचीत कर चुके हैं।
तो राज्य व केंद्र दोनों ही सरकारें जोशीमठ के हालात को लेकर चिंतित हैं और भू धसाव से जो समस्या पैदा हो रही है उसको दूर करने के लिए, लोगों को रिलीफ देने के लिए मुख्यमंत्री आमजन के बीच हैं। कल दोपहर मुख्यमंत्री लगातार 3 दिन में दूसरी बार पहुंचे। रात में जोशीमठ में रात्रि विश्राम किया और सुबह नरसिंह भगवान के मंदिर में जाकर पूजा पाठ की। लोगों से मुलाकात कल भी की थी, आज भी मुलाकात की और अफसरों के साथ बैठक कर समीक्षा की। राज्य सरकार ने लोगों का एक ये कंफ्यूजन दूर कर दिया है कि उनको मुआवजा सिर्फ 1.5 लाख रुपए मिल रहा है, ऐसा नहीं है। 1.5 लाख रुपए एक फौरी मदद है और बाजार मूल्य पर लोगों को मुआवजा मिलेगा जो भवन तोड़े जाएंगे। अभी कोई भवन नहीं तोड़ा जा रहा है। शुरुआत 2 होटलों को तोड़ने से होनी थी, जो कि किन्हीं कारणों से विलंब हुआ, जिसमें तो ये मुख्यमंत्री ने पूरी तरह साफ कर दिया है कि किसी को चिंतित भयभीत होने की जरूरत नहीं है। मुश्किल समय जरूर है, ऐसे में सभी लोग आपस में मिलकर कैसे बेहतर काम हो सके इस पर फोकस करें, इस पर काम करें। ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिए सुदीप, कुछ और खबरों पे भी जानकारी लेंगे, खासकर जोशीमठ को लेकर लगातार, चूंकि आप वहां से पल पल की जानकारियां दे रहे हैं। तो जोशीमठ में भूधसाव को लेकर सीएम धामी ने बड़ी बैठक की और सेना के अधिकारियों, आईटीबीपी के अधिकारियों के साथ ये बैठक अभी चल रही है और भूधसाव की जांच में लगे वैज्ञानिकों के साथ भी चर्चा की है। जिला प्रशासन समेत पुलिस के आला अधिकारी भी बैठक में मौजूद हैं और पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ भी सीएम बैठक करेंगे। आपदा प्रभावित परिवारों के पुनर्वास पैकेज की दर जो है वो तय किए जाएंगे। और मुख्यमंत्री कल यहां पहुंचे थे, उससे पहले भी एक बार पहुंच के उन्होंने यहां के जमीनी हालात को जाना था और खुद वो गंभीर हैं, पूरे हालात पे नजर बनाए हुए हैं, लोगों के बीच हैं, उन्हें भरोसा दे रहे हैं कि सरकार आपके साथ है। अनेक बैठकें होने वाली, उन बैठकों में भी जो कल से लेकर मैं यहाँ पर हूँ, जो भी हमने यहाँ पर देखा है उन सभी को आगे ठीक से क्रियान्वित करें, ठीक से लोगों को सहायता। सर, चमोली और कर्णप्रयाग में भी कुछ टैक्स देखने को मिले, उसके ऊपर कुछ प्लान ऑफ एक्शन? वो पहले से ही है, उस पर हम लोग काम करें। आप लोगों के माध्यम से, अन्य माध्यमों से हमें प्राप्त हुआ है, उन सभी के लिए आज बैठक बुलाई। और सुदीप ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ बने हुए हैं। सुदीप, अभी आपने बताया था कि कैसे गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक हुई, अब मुख्यमंत्री भी लगातार यहां पे बैठकें कर रहे हैं, किस तरह के हालात? जी देखिए, मुख्यमंत्री हर उस व्यक्ति से मिलना चाहते हैं जो जोशीमठ आपदा से पीड़ित है या वहां ये काम कर रहे हैं या नीति निर्धारक हैं या ऑफिसर्स या केंद्रीय एजेंसियां और कंपनियां हैं। इसी क्रम में कल मुख्यमंत्री दोपहर बाद जब वो पहुंचे थे जोशीमठ, तब से लगातार लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं, मीडिया से भी बातचीत कर रहे हैं, तस्वीर साफ कर रहे हैं। आज उन्होंने हितधारकों के साथ, यानी इस पूरे प्रकरण में जो लोग इफेक्टेड हैं, प्रभावित हैं, उनके साथ भी बातचीत की, एक लंबा डिस्कशन किया है। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया है कि किसी के लिए भी आर्थिक रूप से कोई समस्या ना आने पाए, किसी की रोजी रोटी को लेकर समस्या ना आने पाए, इन सारे विषयों को लेकर राज्य सरकार गंभीर है। मुख्यमंत्री जो आज अहम डिस्कशन कर चुके हैं, कल देखिए कैबिनेट बैठक भी है 12 बजे से। कल कैबिनेट बैठक में 2 महत्वपूर्ण ऐलान हो सकते हैं जो हमारी जानकारी है। पहला, एक तो राज्य सरकार ने जो फाइनल लेआउट तैयार किया है कि राहत पैकेज उसे भारत सरकार से क्या चाहिए, इस पर कैबिनेट मंत्रियों की सहमति के साथ पत्र जारी हो सकता है, पहला। दूसरा, मुआवजा किस दर पर मिलेगा, किस प्रकार से मिलेगा, इस पर भी निर्णय हो सकता है। कल की जो कैबिनेट बैठक है वो जोशीमठ भू धसाव इशू पर ही है और इससे जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। कल होने वाली बैठक से पहले आज मुख्यमंत्री लोगों से राय मशवरा कर रहे हैं, उनका मंतव्य जान रहे हैं, उनका दर्द समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर राज्य सरकार और ऐसा क्या करे जिससे लोगों को अधिक से अधिक रिलीफ मिले। देखिए, कुदरत पर तो किसी का जोर नहीं है, पर आफ्टर इफेक्ट और बिफोर इफेक्ट जिसे हम कहते हैं, उसमें किस प्रकार से लोगों की मदद की जाए, इस पर मुख्यमंत्री का फोकस है। और कल जो बैठक होने वाली है कैबिनेट की, जाहिर है उसमें भी कुछ बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। जी, यही मैंने भी आपको बताया कि कल की कैबिनेट बैठक में 2 महत्वपूर्ण बिंदु हो सकते हैं। एक तो राज्य सरकार जो राहत पैकेज चाहती है भारत सरकार से इस पूरे प्रकरण पे, उसका जो फाइनल अमाउंट होगा उस पर कैबिनेट के साथियों के साथ डिस्कशन करके अंतिम निर्णय, पहला। दूसरा, जोशीमठ क्षेत्र में भू धसाव से प्रभावित होने वाले लोगों को मिलने वाले मुआवजे पर भी चर्चा। संभव है कि आखिर लोगों को बाजार मूल्य से कितना बढ़कर या बाजार मूल्य पर किस प्रकार से मदद की जाए ताकि किसी की आर्थिक रोटी रोजी भी प्रभावित न हो। ठीक है,
बहुत शुक्रिया सुदीप इस तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिए, आपसे फिर जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। तो जोशीमठ के हालात को लेकर मुख्यमंत्री भी पूरी तरह से गंभीर हैं, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार। दोनों ही सरकारें इस कोशिश में हैं कि वहां पे कैसे लोगों को राहत पहुंचाई जाए। अगली खबर जोशीमठ भूदसाब से जुड़ी हुई है, जहां कैबिनेट की बैठक है और सीएम धामी कल ये बैठक करेंगे और कैबिनेट बैठक पुनर्वास और मुआवजे के लिए यहां पे एक नीति बन सकती है। कैबिनेट बैठक में अलग नीति पर फैसला होगा। तो कैबिनेट की कल अहम बैठक है और अभी सुदीप ने भी बताया कि कल जो है एक महत्वपूर्ण फैसले जो है वो इस पे हो सकता है और जोशीमठ को लेकर सरकार पूरी तरह से गंभीर है। तो पुनर्वास और मुआवजे के लिए अलग नीति बन सकती है। तो कैबिनेट बैठक में अलग नीति पर फैसला होगा। और इस वक्त देहरादून से बड़ी खबर, जहां रविवार को संपन्न पटवारी परीक्षा का पेपर लीक होने की चर्चा है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त ये बहुत बड़ी खबर आ रही है, जहां लोक सेवा आयोग ने परीक्षा कराई थी और एसटीएफ ने हरिद्वार के लक्सर से कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त ये बड़ी खबर, जहां बिजनौर और आसपास के इलाके में भी एसटीएफ की रेड पड़ी है और एक और पेपर जो है वो यहां पे लीक के घेरे में दिखाई दे रहा है। एसटीएफ ने हरिद्वार के लक्सर से कुछ लोगों को भी हिरासत में लिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त, जहां रविवार को संपन्न पटवारी परीक्षा का पेपर लीक होने की चर्चा है। ज्यादा जानकारी सुदीप पर देंगे। सुदीप, एक और पेपर के लीक होने की चर्चाएं। जी देखिए, न्यूज़ वन इंडिया ने सबसे पहले इस खबर को ब्रेक किया है और इसका एक दूसरा बड़ा फॉलोअप भी हमारे पास है। लोक सेवा आयोग में जो उनका बोर्ड होता है हरिद्वार में, बोर्ड की बैठक शुरू हो गई है। 2 बजे प्रस्तावित है बोर्ड बैठक, पर थोड़ी पहले शुरू हुई है। माना यह जा रहा है कि पटवारी परीक्षा को लेकर निर्णय हो सकता है कि रविवार को संपन्न हुई परीक्षा का अगला रूप क्या होगा, या इसे रोका जाए या कैंसिल किया जाए या दोबारा परीक्षा कॉल कराई जाए। इसको लेकर लोक सेवा आयोग निर्णय लेगा। हमारी जानकारी यह है, सूत्र बताते हैं कि लोक सेवा आयोग का ही एक अनुभाग अधिकारी स्तर का कर्मचारी है जिस स्तर से गड़बड़ हुई है, और एसटीएफ को भी इस बारे में पूर्व में जानकारी मिल चुकी थी जिस पर वो काम कर रही थी। महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि यदि पूर्व में जानकारी थी तो इतनी देर क्यों हुई। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस परीक्षा का क्या होगा। लक्सर हरिद्वार में रेड हुई है जहां से कुछ लोगों को एसटीएफ ने हिरासत में लिया। चलिए, बहुत शुक्रिया सुदीप इस तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार जोशीमठ को लेके सरकार जो है इस पे नजर बनाए हुए। और जोशीमठ के नरसिंह भगवान के मंदिर पहुंच के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूजा अर्चना कर देश प्रदेश और जोशीमठ वासियों के कल्याण की कामना की। मुख्यमंत्री 2 दिवसीय जोशीमठ दौरे पे हैं, देर रात यहां पहुंचे थे। वहीं मुख्यमंत्री ने आज भी प्रभावित इलाकों का दौरा किया, साथ ही लोगों से बात की। देहरादून में राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पे आईआरडीटी सभागार में राष्ट्र निर्माण में युवा शक्ति की भूमिका को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत और मेयर सुनील उनियाल गामा ने शिरकत की। वहीं लोगों ने बढ़ते नशे के लत को देखते हुए कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक से नशे के दुष्प्रभाव को लोगों के सामने प्रस्तुत किया और लोगों को जागरूक भी किया। एक 1,24,000 लोगों ने ब्लड डोनेशन हमारे राज्य में किया है और 1,41,000 लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन कर दिया है ब्लड डोनेशन के लिए। हमारा टारगेट ये है कि 2 लाख लोगों को इस साल हमको ब्लड डोनेशन कराना है और एक युवा इसमें जुड़ भी रहे हैं और काफ़ी युवा इसमें भाग ले रहे हैं। दूसरा हमारा टारगेट ये है कि उत्तराखंड को ड्रग फ्री करना है। इसके लिए हमने एंटी ड्रग कमेटियाँ सभी कॉलेज में बना रहे हैं, सभी विश्वविद्यालय में बना रहे हैं और युवा इसमें बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। और मुझे आशा और विश्वास है कि 2025 का जो हमारा टारगेट है हम इसको पूरा करेंगे। टीबी मुक्त उत्तराखंड में भी अभी तक 12,500 लोगों ने टीबी के मरीजों को गोद ले लिया है और हमारा आशा और विश्वास है कि हम इसको भी जो है 2024 तक टीबी मुक्त उत्तराखंड बना देंगे। तो काफ़ी चीज़ों पे काम चल रहा है और मैं स्वास्थ्य विभाग को बधाई दे रहा हूँ कि काफ़ी अवेयरनेस के कार्यक्रम हमारे राज्य में चल रहे हैं। अब बड़ा काम हम अपने राज्य में कर रहे हैं कि 1,25,00,000 लोगों की हेल्थ आईडी बना रहे हैं। अभी तक 29 लाख लोगों की हेल्थ आईडी बन गई हैं और हमारा टारगेट ये है कि हम
4 महीने में सबकी हेल्थ आईडी। और नैनीताल के अतिथि गृह में समाज सेवी भुवन तोगड़िया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने कहा कि सरोवर नगरी नैनीताल की पहाड़ियों में जो भूस्खलन हो रहा है उसका मुख्य कारण ग्रीन बेल्ट में अवैध निर्माण है। अगर नैनीताल में हो रहे अवैध निर्माण पर लगाम नहीं लगाई गई तो नैनीताल के अस्तित्व पर खतरा पैदा हो सकता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नैनीताल को बचाने के लिए उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर करेंगे ताकि देश विदेश में प्रसिद्ध नैनीताल के अस्तित्व को बचाया जा सके। आंकड़े आए हैं। सबसे बड़ी बात यह कि आप देखिए नैनीताल में भारी अवैध निर्माण ही जो दरकती पहाड़ियां जो आज दरक रही हैं उसका जो मुख्य कारण है ग्रीन बेल्ट क्षेत्र। देखिए आप ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में कितना अवैध निर्माण हुआ है कि जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण में भारी भ्रष्टाचार हुआ है। मेरे पास सूचना की एक रिपोर्ट है। आपसे मैं स्पष्ट मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, तो इसके लिए मैं अभी उच्च न्यायालय में विधिक राय एडवोकेट से ले रहा हूं और सारे सूचना के प्रमाण लगाकर मैं पहली रिट दायर करूंगा। नैनीताल धरोहर है, हमारी सरोवर नगरी है, हमारी पहचान है। और हरिद्वार के कनखल क्षेत्र में कराए जा रहे धर्मांतरण के मामले में एसपी रेखा यादव ने पुलिस कार्यालय में कार्रवाई को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि कनखल क्षेत्र में धर्मांतरण कराए जाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने वहां पहुंचकर जांच शुरू कर दी। पूजा करने के बहाने लोगों को बुलाया गया था, लेकिन वहां पर पूजा न करा के धर्मांतरण कराया जा रहा था। फिलहाल तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है और कार्रवाई की जा रही है। वहाँ पे कुछ व्यक्तियों द्वारा उनका धर्मांतरण किया जाता है। सूचना पर तत्काल पुलिस हमने भेजी थी और उन व्यक्तियों द्वारा बताया गया कि हमें पूजा के बहाने उन्होंने बुलवाया था और वहाँ पर हमारा धर्मांतरण किया जा रहा था। चूंकि इसमें तहरीर प्राप्त हो चुकी है, अभियोग दर्ज कर लिया गया है एंड संबंधित जो भी आरोप लगे हैं उसको जांच की जा रही है। वहाँ पे कुछ व्यक्तियों द्वारा उनका धर्मांतरण किया जाता है। सूचना और देहरादून में बिगड़ती यातायात व्यवस्था को लेकर देहरादून पुलिस ने शहर के लोगों को यातायात के प्रति जागरूक करने के लिए रैली के माध्यम से अभियान की शुरुआत की है। आज से लेकर 17 तारीख के बीच पुलिस प्रशासन यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती रखता हुआ नजर आएगा, सख्त नजर बनाए हुए रहेगा। इस बीच एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने बताया कि कुछ लोग यातायात के नियमों का ठीक से पालन नहीं करते, जिस वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। रोड सेफ्टी को लेकर के एक बृहद अभियान चलाया जा रहा है और ये भारत सरकार के जो भूतल परिवहन मंत्रालय उनके निर्देशन में पूरे भारतवर्ष में ये अभियान चल रहा है। उसी परिप्रेक्ष्य में आज हम लोग यहाँ से शुरू कर रहे हैं और अभी रैली निकलेगी, एक मोटरसाइकिल रैली और हमारे अन्य वाहन भी हैं। इस दौरान हम लोग क्या करेंगे कि जो भी वाहन चालक हैं उनको वाहन चलाने में क्या क्या सावधानियाँ बरती जानी है उसके बारे में संवेदनशील किया जाएगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।